हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अपने साथ अपने पढ़ाई का भी ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज का यह वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। पहले स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको जरा गौर से देखिए। तो प्यारे भाई, आपने गौर किया होगा कि जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चनों में किसी न किसी संख्या के बारे में जिक्र किया गया है। चाहे वह परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, या फिर भाज्य संख्या हो, या फिर अभाज्य संख्या। तो जब तक कोई स्टूडेंट इन सारे संख्याओं को अच्छे तरीके से नहीं समझा रहेगा तब तो उनको बोर्ड में क्वेश्चन को छोड़ कर आना होगा। इसीलिए हम लोग आज संख्याओं के बारे में अच्छे से समझेंगे। और इन सारे क्वेश्चनों को प्यारे भाई, इन सारे क्वेश्चनों को बिहार बोर्ड ने पूछ रखा है। और इसके अलावा सबसे जरूरी, जब आप लोग मैट्रिक पास करके इंटर में जाइएगा और वहां अगर आपने गलती से गणित ले लिया तो मैथ के पहले चैप्टर का ही नाम है सेट। और उस सेट चैप्टर को समझने के लिए संख्याओं के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो बिना किसी देरी के हम लोग संख्याओं के बारे में जानना शुरू करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात मेरे प्यारे भाई, यह कोई इंस्टाग्राम का रील नहीं है जो 30 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। समझने और समझाने में टाइम लगता है। तो जब तक मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से संख्याओं के बारे में नहीं समझा देता हूँ तब तक वीडियो बनता ही रहेगा, चाहे वीडियो कितना ही लंबा क्यों ना हो जाए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए संख्याओं के बारे में जानना हम लोग शुरू करें। तो इस वीडियो में हम लोग टोटल 6 संख्याओं के बारे में जानेंगे, जिसमें से हमारा पहला संख्या होगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या होती है। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जैसे में कौन कौन सी संख्या आएगी, तो परिभाषा बोल रहा है कि गिनती की संख्या को ही हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। यानी जिन संख्याओं का यूज हम किसी चीज को गिनने के लिए करते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, प्राकृत संख्या। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका यूज हम लोग गिनती के लिए करते हैं। तो जनरली हम लोग गिनती 1 से चालू करते हैं। तो इतना तो आपको पता होगा, ऐसा नहीं है कि गिनती किसी चीज को गिनना हम 0 से चालू करते हैं, 1 से ही गिनना चालू करते हैं। अगर 0 से चालू कर दे तो क्या गड़बड़ी होगी। मान लीजिए इसी को हमको गिनना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे ये क्या हुआ भाई, कल तो मेरे हाथ में 10 उंगलियां थी, एक उंगली कहाँ गायब हो गई। तो गड़बड़ी मैंने कहाँ की, गड़बड़ी यहाँ की मैंने 0 से गिनना चालू कर दी, इसलिए 10 उंगली होने के बजाय 9 ही उंगली हो पाया है। तो हम लोग किसी भी चीज को गिनना हमेशा कितना से चालू करते हैं, 1 से चालू करते हैं। तो गिनने वाली संख्याओं को ही हम लोग बोल देते हैं क्या, प्राकृत संख्या। तो गिनते हम 1 से है तो प्राकृत संख्या में सबसे पहला संख्या हमारा होगा 1। उसके बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जाते जाते कहाँ तक जाएगा, 100 तक। 100 पर अंत हो जाएगा, 100 पर अंत नहीं होगा। वो लड़का वाला गिनती 100 पर अंत हो जाता है। गिनती तो 100 के बाद हजार है, लाख है, करोड़ है, 10 करोड़ है, ये सब है। मतलब कहाँ तक जाए, तो इसका कोई अंत ही नहीं है। कोई अंत ही नहीं है कि गिनती कहाँ तक जाएगा। यानी अगर हम सारे प्राकृत संख्याओं को लिखना चालू कर दे बोर्ड पर, सारे प्राकृत सभी प्राकृत संख्याओं को लिखना चाहे अगर बोर्ड पर, तो दुनिया में जितना भी कलम है या जितना भी मार्कर है वो सारा मार्कर खत्म हो जाएगा, लेकिन हम सभी प्राकृत संख्याओं को नहीं लिख पाएंगे पूरा मार्कर खत्म होने के बाद। यानी कि यह इसका कोई अंत नहीं होता है। तो कहाँ तक यह जाएगी, अनंत तक। और अनंत को ऐसे 8 की तरह लिख देते हैं उल्टा हाथ, ये अनंत का सिंबल होता है। तो प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और अनंत तक जाती है। अगर इसी में हमसे कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगी, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा, 1 होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। और यही पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो यहाँ हम जितना आगे बढ़ेंगे बड़ा संख्या मिलते जाएगा। तो सबसे लास्ट में क्या होगा,
तो लास्ट तो हुआ ही नहीं, अंत तो हुआ ही नहीं, तो हम लोग बोल देते हैं सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, अनंत होगी, या फिर ऐसा सिंबल लिख सकते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग थोड़ा कि अनंत है क्या चीज, अनंत है क्या चीज। तो देखिए अभी आप लोग सोच रहे हो कि जैसे एक एक संख्या है, दो भी एक संख्या है, तीन भी एक संख्या है, उसी तरह ये सोच रहे हो कि अनंत भी कोई संख्या होगी। तो अनंत कोई संख्या नहीं होती है। अनंत एक कंसेप्ट है, एक विचार है जो लोगों के द्वारा गणित में लाया गया है। तो क्यों ला दिया गया है इसको, अनंत को? तो बात यह है कि अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लगाकर ये बताना होगा कि देखिए गिनती की संख्या का तो कोई अंत ही नहीं होती है। मान लीजिए अगर 100 पर अंत हो जाता, 100 पर गिनती खत्म हो जाती, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारा हो जाता 100। लेकिन दिक्कत यह है कि प्राकृतिक संख्या खत्म ही नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या की अंत ही नहीं होता है। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या कौन होगा ये तो हम बता ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग शॉर्टकट में बता देते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत। जब इतना हम लोग किसी को कह देंगे कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो अनंत है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि वो बोल रहा है कि संख्याओं का कोई अंत ही नहीं है, अनंत यानी कि कोई अंत ही नहीं। तो कौन बड़ी है ये बताया ही नहीं जा सकता है। तो सीधा शॉर्टकट में जवाब देने के लिए कि हाँ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो अनंत। तो शॉर्टकट में जवाब देने के लिए ये अनंत का कंसेप्ट लाया गया। मैट्रिक तक के लिए अनंत के बारे में इतना जानना काफी है। आगे है इंटर में जब आप लोग जाइएगा तो वहां अनंत के बारे में और विशेष ज्ञान हासिल किया जाएगा। तो दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा संख्या हमारा क्या है। दूसरा संख्या हमारा होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने पर, जीरो शामिल करने पर, जीरो शामिल करने पर संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है, संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है, प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जरा देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या कहती है। बोल रही है कि गिनती की संख्या में जीरो शामिल करने पर, जो गिनती की संख्या रहेगा उसमें हम लोग जीरो शामिल कर देंगे। उसके बाद संख्याओं का जो समूह प्राप्त होगा, समूह कहने का मतलब अब गिनती की संख्या में जीरो शामिल करना है तो एक तो गिनती की ही संख्या है, बहुत सारा है, कोई एक संख्या नहीं है, बहुत सारा संख्या है, तो उस सारे में हम लोग जीरो शामिल करेंगे तो एक संख्या प्राप्त नहीं होगी बल्कि बहुत सारा संख्या प्राप्त होगी, उसी को बोल दिया जा रहा है समूह। तो प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या में कौन कौन सी संख्या आएगी, जैसे तो हमें क्या करना है, गिनती की संख्या में जीरो शामिल करना है। तो गिनती की संख्या कौन था, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते गिनती की संख्या कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। इसका सिंबल या संकेत ऐसे होता है। तो ये हो गया गिनती की संख्या, इसी में हम लोग किसको शामिल कर देंगे, जीरो को। तो ये जो पूरा संख्या प्राप्त हुआ है, इन सारे संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सारे संख्याओं को हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में एक था, दो था, तीन था, जीरो नहीं था, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो भी रहता है, एक भी रहता है, दो भी रहता है, तीन भी रहता है, चार भी रहता है। और अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो छोटी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, जीरो। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगा जीरो। अब देख लेते हैं सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो उधर जाते जाएंगे तो हमको बड़का पूर्ण संख्या मिलते जाएगा, लेकिन इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो सीधा बोल देंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, अनंत, या फिर इन्फिनिटी, या फिर ऐसे सिर्फ संकेत दे सकते हैं। हाँ,
तो ये हमारा हुआ पूर्ण संख्या। अब अगर ये पूछा जाए क्या सभी पूर्ण संख्याएं, जितना ही पूर्ण संख्या है नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होगी? तो नहीं होगा। सबका सब पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है। ये जीरो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत में कहाँ है? जीरो प्राकृत में नहीं होता है। ई जितना पूर्ण संख्या है, जीरो को छोड़ करके बाकी जितना पूर्ण संख्या है ये सारा का सारा प्राकृत भी हो जाएगा। देखिए, एक पूर्ण में भी है प्राकृत में, दो पूर्ण में भी प्राकृत में, तो जीरो को अगर हटा दो तो बाकी का पूर्ण संख्या प्राकृत भी हो जाए। लेकिन अगर ये पूछे कि सारा का सारा पूर्ण संख्या प्राकृत होता है तो नहीं होता है, कहे कि जीरो पूर्ण में है लेकिन प्राकृत में नहीं। इसका अगर उल्टा पूछे कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो यहाँ देखिएगा ई प्राकृत संख्या है तो ये पूर्ण संख्या भी है, ई प्राकृत संख्या ये वाला पूर्ण संख्या। तो जितना प्राकृत संख्या में है वो सारा का संख्या पूर्ण संख्या में भी है, लेकिन जितना पूर्ण में है वो सारा का सारा इसमें नहीं है, जीरो इसमें है ही नहीं। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण हो जाएगी लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं अपना तीसरा संख्या। तो तीसरा संख्या हमारे पास है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो हम लोग देख लेते हैं पूर्णांक संख्या की परिभाषा। तो पूर्णांक संख्या की परिभाषा है गिनती की संख्या में, गिनती की संख्या में जीरो और सभी ऋणात्मक संख्या, जीरो और सभी ऋणात्मक संख्या शामिल करने पर संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये हुआ पूर्णांक संख्या की परिभाषा। अब हम लोग देख लेते हैं कि उस परिभाषा का मतलब क्या है, परिभाषा क्या कहना चाह रहा है। तो बोल रहा है कि गिनती की संख्या में जीरो और सभी ऋणात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या का मतलब माइनस वाला जितना होगा, -1, -2, -3, ये सभी को शामिल करना है। तो गिनती की संख्या में जीरो और सभी ऋणात्मक संख्या ये दोनों मिला देंगे गिनती की संख्या में, तो जितना भी संख्या प्राप्त होगा उस सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। तो गिनती की संख्या पहले लिख लेते हैं, इसी में जीरो मिला देंगे और ऋणात्मक वाला मिला देंगे। तो गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। और इस गिनती की संख्या में जीरो मिलाना है तो जीरो मिला दिए। अब क्या मिलाना है? सभी ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस वाला। तो -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ऐसे माइनस वाला भी जैसे प्लस वाला आगे तक गया है, अनंत तक गया, वैसे माइनस वाला भी जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। तो यहाँ तो दो दो अनंत हो गया, एक प्लस के साइड इधर वाला अनंत, एक माइनस के साइड इधर वाला अनंत। तो क्या फर्क है इस अनंत में और उस अनंत में? ई वाला अनंत बोल रहा है कि जो ये पूर्णांक संख्या है वो प्लस की दिशा में यानी धनात्मक दिशा में अनंत तक जाएगा, यानी इसका अंत, पूर्णांक संख्या का अंत धनात्मक दिशा में कहीं नहीं होगा। और इस अनंत का मतलब है कि पूर्णांक संख्या का अंत ऋणात्मक दिशा में भी कहीं अंत नहीं होगा, यानी धनात्मक दिशा में ये बढ़ते रहेगा, कहीं अंत नहीं होगा, और ऋणात्मक दिशा में ये वाला बढ़ते रहेगा, कहीं इसका अंत नहीं होगा, न इधर ही अंत होगा न उधर ही अंत होगा। तो इस अनंत को चूंकि धनात्मक दिशा में है, पॉजिटिव दिशा में है, तो इसको बोलते हैं प्लस इंफिनिटी, और इस वाले अनंत को इसको बोलते हैं माइनस इंफिनिटी। तो यहाँ अगर अब पूछे यहाँ कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो कौन होगा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इधर की तरफ अगर जाते जाएंगे तो हमें छोटा मिलते जाएगा,
तो इधर आए दो, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा होगा -4। ऐसे करते करते जब लास्ट में जाएंगे तो हमको सबसे छोटा पूर्णांक संख्या मिले, लेकिन लास्ट तो है ही नहीं, इसका कोई अंत ही नहीं होगा, यानी कि बोलेंगे -इन्फिनिटी। अगर यही पूछे कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या तो सबसे बड़का कौन होगा? जैसे सबसे छोट के लिए इधर की तरफ चले तो बड़का के लिए इधर जाएंगे, तो सबसे लास्ट में क्या बचाएगा? सबसे लास्ट लास्ट तो होगा नहीं, उसका अंत ही नहीं होगा, प्लस की तरफ अंत ही नहीं होगा, तो सबसे बड़का कौन होगा? तो बोल देंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं बल्कि प्लस का इन्फिनिटी। तो अब यहाँ अगर पूछा जाए क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है? उधर जो प्राकृत संख्या में जौन सब है वो सब का सब पूर्णांक है। तो देखिए, एक है प्राकृत में, यहाँ भी एक है, दो है प्राकृत में, यहाँ भी दो है, तीन है प्राकृत में, यहाँ भी तीन है। तो जितना का जितना प्राकृत है वो सब यहाँ पूर्णांक में है, यानी कि सभी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी? पूर्णांक संख्या हो जाएगी। अब उल्टा देखें, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत होगा? ये जितना पूर्णांक है वो सब का सब प्राकृत होगा? नहीं होगा, कहे कि यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, इस उसमें है ही नहीं, यानी कि सभी का सभी प्राकृत संख्या सभी का सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। अब पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में देखते हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो जाएगा। देखिए, जो पूर्ण संख्या है 0 1 2 3 4 5, इस सारा का सारा इसमें है, 0 1 2 3 4 5, यानी कि इस सब वाला इसमें है, यानी कि जितना ये पूर्ण संख्या है सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो जाएगा। लेकिन उल्टा अगर देखें कि सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा तो नहीं होगा, पूर्ण संख्या में माइनस वाला है ही नहीं, 0 है 1 2 3 4 ये सब उसमें है, लेकिन ये -1 -2 -3 ये सब उसमें है ही नहीं। अगर सारा पूर्णांक संख्या की बात करें तो सारा पूर्णांक संख्या प्राकृत पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो आगे हम लोग देख लेते हैं, चौथा हमारा संख्या है, चौथा संख्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और यही सबसे इम्पोर्टेंट है। परिमेय संख्या यही वाला सबसे इम्पोर्टेंट है आपके मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम के लिए। परिमेय संख्या और एक और आएगा अपरिमेय संख्या। तो इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा, तो परिभाषा होती है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q ≠ 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, तो जैसे में कौन कौन आएगा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि परिभाषा का मतलब क्या है। परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसका मतलब क्या है, परिभाषा कहना क्या चाहती है? वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, यानी कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो, या फिर परिभाषा ऐसे भी हो सकता है p/q के रूप में अगर नहीं भी हो तो उसको हम लिख पाए p/q के रूप में। तो p/q के रूप में हो जहाँ p और q दोनों का दोनों पूर्णांक हो और q 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल समझिए परिभाषा क्या बोल रहा है, यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग परिभाषा के बारे में। परिमेय संख्या तो बोल रहा है कि कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में है, चाहे वो कोई भी संख्या हो, अगर p/q के रूप में है तो उसको हम लोग बोल देंगे परिमेय संख्या। लेकिन कंडीशन है कि p और q दोनों का दोनों पूर्णांक रहना चाहिए, यानी p भी और q भी दोनों का दोनों कथी रहना चाहिए? तो दोनों का दोनों रहना चाहिए पूर्णांक। पूर्णांक कहने का मतलब कथी? पूर्णांक कहने का मतलब ये वाला सब 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, इसके अलावा कोई और नहीं रहना चाहिए। तो पूर्णांक संख्या होना चाहिए।
और ऊपर से बोल रहा है ये जो क्यू है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। नीचे वाला को क्यू बोलते हैं और ऊपर वाला को पी बोलते हैं। तो क्यू जीरो जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी पूर्णांक संख्या हो जाए, नीचे जीरो नहीं रहना चाहिए। जरा देखते हैं इसका एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा। जैसे देखिए, लिखे 3/7 लिख दिए, तो पी बटा क्यू के रूप में है, बटा वाला है, बोला है पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, तो पी बटा क्यू के रूप में है। पी है 3 और क्यू है 7। अब पी या क्यू दोनों को दोनों पूर्णांक है, तो हाँ 3 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है। 3 पूर्णांक में आता है, आगे जाएंगे तो 7 भी आएगा पूर्णांक। और क्यू जीरो नहीं है, तीनों होना चाहिए, दोनों का दोनों पूर्णांक रहना चाहिए, नीचे जीरो नहीं रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। आगे देख लेते हैं, 1/10 को देखें, तो पी बटा क्यू के रूप में है और दोनों का दोनों पूर्णांक है, और उसके बाद नीचे जीरो भी नहीं है, तो ये भी हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। उसके बाद अगर देखें -1/10 अगर कर दे, तो यहाँ देखिए पी बटा क्यू के रूप में -1 भी पूर्णांक रहता है और 10 भी आएगा हमारा पूर्णांक, तो दोनों का दोनों पूर्णांक है, नीचे जीरो भी नहीं है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। -4/-8 अगर कर दे ऐसे, तो ए भी पी बटा क्यू के रूप में है, पी बटा क्यू के रूप में, और दोनों पी भी पूर्णांक है, -4 आएगा इसमें, और -8 भी पूर्णांक है, तो दोनों पूर्णांक है और नीचे जीरो भी नहीं है, तो ये भी हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। अब दूसरा एक देखते हैं, जरा बताइए 7, 3, 2, ये 7 परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? तो देखिए, तो ये परिमेय संख्या होने के लिए पी बटा क्यू के रूप में रहना चाहिए, तो 7, तो ये तो बटा के रूप में है ही नहीं, तो नहीं है, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं, या तो अपने से बटा के रूप में रहे यानी पी बाई क्यू के रूप में रहे, या फिर हम उसको लिख सके, लिख पाए, अगर लिख पा रहे हैं फिर भी वो हो जाएगा परिमेय संख्या। जैसे ही बटा के रूप में नहीं है, पी बटा क्यू के रूप में नहीं है, लेकिन अगर नीचे बटा में कुछ नहीं रहता है तो हम लोग कितना लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं, तो 7 को हम लिख सकते हैं 7/1। अभी कितना हो गया, पी बटा क्यू के रूप में हो गया, ऊपर वाला भी पूर्णांक है, नीचे वाला भी पूर्णांक है, और नीचे जीरो भी नहीं है, इसका मतलब 7 जो हमारा क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 7 भी हो जाएगा परिमेय संख्या, 3 भी हो जाएगा परिमेय संख्या, और 2 भी हो जाएगा परिमेय संख्या। ये पूछे कि यहाँ पी कितना और क्यू कितना, तो पी तो हो जाएगा 7, और क्यू नीचे वाला रहता है, तो नीचे कितना है, 1 है, तो क्यू होगा 1। यहाँ पी है 3 और क्यू कितना है, 1 है। यहाँ पी है 2 और क्यू कितना है, 1 है, तो ये सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं √25 का, तो √25 परिमेय संख्या होगा कि नहीं? चलिए √25 को छोड़ दीजिए, आप इतना बताइए कि ये 5 परिमेय संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या है। 7, 3, 2 हो गया, 5 भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये √25 और 5 में कोई अंतर थोड़ी है, दोनों एक ही बात है। तो √25 में आई 5 में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही है, एकदम सेम टू सेम है। √25 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। √25 का बाहर कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, तो √25 का है या 5 का है, बात एक ही है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक गिरधारी है, तो गिरधारी एक लड़का है, गिरधारी एक लड़का है, अब उसको साड़ी उड़ी पहना दिया जाए, एक लड़की की तरह बना दिया जाए उसको, तो देखने में तो लगेगा कि लड़की है, लेकिन क्या वो रियल में लड़की हो जाएगा? वो हमेशा रहेगा क्या, लड़का ही रहेगा, चाहे उसको कुछ भी पहना दीजिए। वैसे ही 5 के साथ है, 5 को जब रूट पहना दिया जाता है, तो रूट में जब लिखते हैं तो इसी 5 को 25 लिखना होता है, लेकिन अंतर कुछ भी नहीं है, ये √25 और 5 एक ही है। 5 को जब हम रूट में लिखेंगे तो 25 लिखना होगा, और √25 का बाहर कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, यानी √25 की वैल्यू कितना होती है, 5 होती है। अगर 5 हमारा परिमेय संख्या है तो √25 कितना है, वो भी तो 5 ही है, तो ये भी हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी कि √25 हो गया परिमेय संख्या। यहाँ अगर P पूछे कितना और Q पूछे कितना, तो √25 यानी कि 5, यानी √25 में P है हमारा 5 और उसके नीचे कितना है, 1 है, तो Q हो जाएगा हमारा 1। वैसे √25 हो गया, √0 हो गया, √1 हो गया, √4 हो गया, √9 हो गया, √36 हो गया, √49 हो गया, ये सारा का सारा हमारा क्या है, परिमेय संख्या। सीधा बात याद रखिए कि जिसका रूट से बाहर पूरा पूरा निकल जाएगा वो हो जाएगा परिमेय संख्या।
जीरो का बाहर कितना निकलेगा, जीरो। एक का बाहर एक निकलेगा। √4 का बाहर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। √9 का 3 निकलेगा, और 36 का 6 निकलेगा, और 49 का कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। यानी जिसका भी रूट से पूरा पूरा बाहर निकल जा रहा है वो हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। अब ये देखिए कि ऐसे अगर लिख दे √9/16, तो इसका भी बाहर निकल जाएगा। 9 का कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, और 16 का कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। यानी कि इसका निकल जाएगा कितना, 3/4। 9 का निकला 3 और 16 का निकल गया 4। तो ये अगर हमारा परिमेय संख्या है तो मतलब ये भी हमारा हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या। ये भी हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी जिसका बाहर निकल जाए पूरा पूरा वो हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। वैसे ही अगर देखें √25/√36, इसका 25 का बाहर कितना निकल जाएगा, 25 का बाहर निकल जाएगा कितना, 5, और 36 का बाहर कितना निकल जाएगा, 6। तो ये बाहर पूरा निकल जा रहा है, मतलब ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। इसी को अगर ऐसे लिखे √49/√121, तो 49 का कितना निकलेगा बाहर, 7 निकलेगा, और 121 का बाहर कितना निकलेगा, 11 निकलेगा। तो ये बाहर इसका भी पूरा पूरा बाहर निकल जा रहा है, मतलब ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। जो बाहर निकल जाएगा रूट के अंदर से पूरा पूरा, वो सब हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। अब देखिए एक और संख्या लिखते हैं, एक और संख्या, ये जितना लिखे ये भी परिमेय था, ये भी परिमेय था, ये सारा परिमेय है, ये भी परिमेय है। अब एक और लिखे 22/7, तो 22/7 क्या होगा, ये भी हमारा परिमेय होगा। p/q के रूप में है तो ये भी हमारा परिमेय होगा। तो हम लोग जब वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ते हैं या जब पाई का मान रखना होता है, तो पाई का मान हम लोग कितना रख देते हैं, पाई का मान हम लोग रख देते हैं 22/7। लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं होता है, 22/7 नहीं होता है। कैलकुलेशन के लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग पाई की जगह 22/7 रख देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, लेकिन रियल में पाई का मान 22/7 नहीं होता है। 22/7 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, p/q के रूप में है, तो ये वाला हमारा परिमेय है। लेकिन ये जो पाई होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बात याद रखिएगा कि 22/7 क्या होगा, परिमेय संख्या, और पाई क्या होगा, अपरिमेय संख्या। वैसे भी हम लोग इसको पाई को देखेंगे अपरिमेय संख्या, इसके बाद वाला संख्या हमारा होगा परिमेय, अपरिमेय संख्या। तो हमने यहाँ देखा परिमेय संख्या, अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अब हम लोग देखते हैं पांचवा संख्या। पांचवा संख्या है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसकी हम लोग पहले अभी परिभाषा देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है वैसी संख्या, वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, p/q के रूप में नहीं हो, जहां जहां p और q पूर्णांक है, पूर्णांक है, तथा q ≠ 0, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिभाषा क्या बोल रहा है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, जहां p और q दोनों के दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, तथा q ≠ 0, उसे हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे में तो परिभाषा का कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी संख्या के हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। p/q कहने का मतलब क्या, p/q के रूप में वही संख्या होगा जो ये दोनों का दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। अगर ये दोनों पूर्णांक नहीं है या फिर कोई एक भी पूर्णांक नहीं है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि p/q के रूप में नहीं है। जैसे में अगर हम लोग देखें √2/√3, अब इसको हम लोग बोलेंगे कि p/q के रूप में है, नहीं, ये वाला p/q के रूप में नहीं है।
पी बटा क्यू का मतलब दोनों का दोनों पूर्णांक रहना चाहिए, पी भी पूर्णांक और क्यू भी पूर्णांक। जबकि √2 पूर्णांक नहीं होता है, न ही √3 पूर्णांक नहीं होता। हम लोग पूर्णांक संख्या पढ़े तो पूर्णांक में 0 1 2 3 4 यानी 0 रहता है, प्लस वाला रहता है गिनती वाला, उसके बाद माइनस वाला रहता है, रूट वाला कहाँ रहता है, यानी कि ये पूर्णांक संख्या नहीं है। ये जो है √3 ये भी पूर्णांक संख्या नहीं है। तो पी बटा क्यू के रूप का तब कहा जाएगा जब क्या दोनों का दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। अगर एक भी पूर्णांक नहीं है तो उसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं कहें। यहाँ तो दोनों का दोनों पूर्णांक नहीं है, तो ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं है। अगर पी बटा क्यू के रूप में नहीं है तो ये हमारा कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। मतलब अभी हमने जो लिखा √2 बटा √3 वो क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर पी बटा क्यू के रूप में हो जाता, दोनों पूर्णांक हो जाता, तो उसको हम लोग क्या बोल देते, परिमेय संख्या। लेकिन ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं है। वैसे ही अगर देखें √7/5, तो इसको आप बोलिएगा कि पी बटा क्यू के रूप में है, नहीं बोलेंगे, ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं है। दोनों पी बटा क्यू का मतलब दोनों पूर्णांक होना चाहिए। ई वाला तो पूर्णांक है, यहाँ नीचे वाला पूर्णांक है, लेकिन ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है, तो ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं है। और जब पी बटा क्यू के रूप में नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा क्या, अपरिमेय संख्या। उसी तरह अगर लिख दे 1/√11 लिख दे, 1/√11, तो ये इसको बोलेंगे पी बटा क्यू, नहीं बोलेंगे। पी बटा क्यू का मतलब ऊपर वाला भी पूर्णांक, नीचे वाला भी पूर्णांक। तो ऊपर वाला तो पूर्णांक है लेकिन नीचे वाला पूर्णांक नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि पी बटा क्यू के रूप में नहीं है। तो पी बटा क्यू के रूप में जो नहीं होगा वो हमारा कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। मतलब ये भी हमारा है अपरिमेय संख्या। उसी तरह अगर देखें √7, √7, तब अब ई वाला पी बटा क्यू के रूप में है, तो देखते हैं करके। √7 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, √7 को लिख सकते हैं √7/1। तो बटा में तो लिख दिए, लेकिन पी बटा क्यू के मतलब ये भी पूर्णांक रहना चाहिए, ये भी पूर्णांक। तो एक तो पूर्णांक है, पूर्णांक में एक आता है, यहाँ पर एक है पूर्णांक में, लेकिन क्या है √7 पूर्णांक है, √7 पूर्णांक में आता है तो नहीं आता है। तो दोनों पूर्णांक रहेगा तब कहेंगे कि पी बटा क्यू के रूप में है। अगर एक भी पूर्णांक नहीं हुआ तो बोलेंगे पी बटा क्यू के रूप में नहीं है। और जब ये पी बटा क्यू के रूप में नहीं है तो कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। उसी तरह √2 लिख दे, उसी तरह √17 लिख दे, या फिर उसी तरह लिख दे √20 लिख दे। √20 बाहर निकलेगा नहीं, √20 को अगर तोड़ा जाए √20 को तो कितना होगा, 4×5 = 20, 4 का निकल गया 2, अभी 5 रहेगा रूट के अंदर, तो पूरा पूरा बाहर नहीं निकला, ये रूट में 5 रह ही गया। पूरा अगर बाहर निकल जाए तब तो हो जाता है वो कौन संख्या, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या में पूरा बाहर निकल जा रहा था, कुछ भी अंदर नहीं रह रहा था। लेकिन यहाँ बाहर जब निकाले 2 तो बाहर निकल गया, लेकिन 5 रह गया अंदर, तो ये बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसको बोल देंगे अपरिमेय संख्या। बाहर नहीं निकला तो इसको, यानी सिंपल याद रखिए कि अगर रूट वाला है, सिंपल याद रखिए कि अपरिमेय संख्या वो संख्या होगा जो रूट के अंदर हो और बाहर ना निकले। अगर पूरा पूरा बाहर नहीं निकल रहा है तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसका भी बाहर नहीं निकलेगा, √7 है तब बाहर नहीं निकलेगा, √20 का पूरा पूरा बाहर नहीं निकलेगा, तो जितना भी लिखे है सब का सब हो जाएगा अपरिमेय संख्या। उसके ऊपर से जो पाई है, पाई हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये याद रखिएगा, पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो पाई में अगर पाई/2 कर दे या फिर 3 पाई कर दे तो ये सारा होगा अपरिमेय संख्या। आगे हम लोग देख देते हैं छठा संख्या। तो छठा संख्या हमारा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे परिभाषा बोल रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्या का समूह ही क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या। चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, उस सारे संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। तो कितना लिख दे, 1/3, ये परिमेय है तो वास्तविक हो जाएगा।
√5 लिख दे, ये अपरिमेय है तो वास्तविक हो जाएगा। 3 माइनस √2 लिख दे, ये भी हमारा अपरिमेय है, रूट के अंदर दिख गया तो हो गया अपरिमेय, बाहर अगर नहीं निकला पूरा पूरा तो ये अपरिमेय है तो हो जाएगा वास्तविक संख्या। पाई भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, यानी चाहे परिमेय लिखे चाहे अपरिमेय लिखे, तो कोई भी संख्या हम जब लिखते हैं तो हमेशा क्या होता है, वास्तविक संख्या, चाहे वो परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, वास्तविक संख्या हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी और 6 संख्या बच गया है, 6 संख्याओं को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने पढ़ाई का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।